नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज हम लोग साइंस का जो सेट लाए हैं, सेट 2 लाए हैं। कल मैंने सेट 1 का डिस्कशन करा दिया और ग्रुप में भी हमने डाल दिया। शायद आप लोग अपना स्कोर चेक किए होंगे कि कितना सही कर पा रहे हैं। और उनमें बहुत सारे वो 20 क्वेश्चन नहीं है, पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों के, बहुत सारे उससे क्वेश्चन बनते हैं और वो शायद आप लोग नोट भी किए होंगे। उसे बार बार आप रिवीजन करते रहेंगे, आपके क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे। नहीं छूटने की जो संभावना होगी बहुत ही कम होगी। यदि 10 क्वेश्चन आएंगे तो 8-9 बनेगा ही बनेगा। चलिए आज सेट 2 की चर्चा करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ये जो सोनार है ये SONAR, ये इसका हिंदी लिखा हुआ है सोनार। SO का मतलब होता है साउंड, SO का मतलब यहाँ क्या हो गया साउंड। NA का मतलब होता है नेविगेशन और R का मतलब होता है आपका रेंजिंग। R का मतलब क्या होता है रेंजिंग। SO का मतलब क्या होता है साउंड, NA का मतलब होता है नेविगेशन, NAVIGATION नेविगेशन, R से रेंजिंग हो गया, रेंज हो गया। ये तो सोनार का मतलब होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब कोई समुद्र या महासागर में जब कोई सामान क्या होता है खो जाता है या गिर जाता है, या पुराने जो वस्तुएं हैं सामान है उसे पता लगाने के लिए कि वाकई में वो कहाँ है, तो इसका यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है एक उच्च आवृत्ति वाले हाई फ्रीक्वेंसी वाले तरंगदैर्ध्य निकलता है उससे। वो निकलने के बाद क्या होता है जब कोई अंदर यानी पानी के अंदर कोई वस्तु होती है तो उससे टकराकर वो क्या होती है वापस आती है, तो इससे ये पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पे कोई वस्तु है। और ये जो तरंग उत्पन्न होती है वो प्रासरव तरंग उत्पन्न होती है। एग्जाम में पूछता है कि सोनार के द्वारा, ये जो सोनार जो एक यंत्र है, सोनार क्या है एक यंत्र है, इसके द्वारा जो तरंग उत्पन्न की जाती है वो प्रासरव तरंग उत्पन्न की जाती है। कौन सा तरंग प्रासरव तरंग, याद रखिएगा। सोनार का मतलब होता है साउंड, SO से साउंड, NA से नेविगेशन, R से रेंजिंग हो गया। और इसका जो उपयोग करता है वो नौ संचालक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है नौ संचालकों के द्वारा की जाती है। क्यों की जाती है तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। कैसे पता लगाने में किया जाता है, कैसे पता चलता है तो सोनार एक यंत्र है, इससे उच्च आवृत्ति वाले प्रासरव तरंगदैर्ध्य उत्पन्न की जाती है या इससे उत्पन्न होती है जो वस्तु से टकराकर वापस आती है, तो ये पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई वस्तु है। तो याद रखिएगा कि इसका सबसे पहले फुल फॉर्म SO से साउंड, NA से नेविगेशन, R से रेंजिंग, ये भी पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि सोनार से कौन सा तरंगें उत्पन्न होती है तो प्रासरव तरंगें उत्पन्न होती है। तीसरा क्वेश्चन कि इसका उपयोग क्यों करते हैं तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में करते हैं। उसके बाद किसके द्वारा किया जाता है तो नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं उस तरह महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में सोनार का यूज करता है नौ संचालक के द्वारा। इनसे मुख्य मुख्य बातें आपको हम बता दिए, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, यानी दूध का जो अपेक्षित घनत्व है, रिलेटिव डेंसिटी है, वो किसके कौन सा मीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है, यानी कौन सा यंत्र के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि दूध का अपेक्षित घनत्व कितना है। तो ये जो पता लगाया जाता है वो लैक्टोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। किसके द्वारा पता लगाया जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। पूछेगा दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा पता लगाया जाता है तो लैक्टोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। यहाँ पे ब्यूटेरियोमीटर क्या है तो ब्यूटेरियोमीटर जो है इससे दूध से जो उत्पाद बनाया जाता है उसमें उसकी वसा की मात्रा जानने के लिए ब्यूटेरियोमीटर का यूज करते हैं। पूछेगा एग्जाम में ब्यूटेरियोमीटर यंत्र का उपयोग कहाँ करते हैं तो बोलेंगे दूध से जो अन्य खाद्य पदार्थ जो बनाते हैं हम लोग भोज्य पदार्थ बनाते हैं उसमें वसा मापने के लिए यूज़ करते हैं कि इसमें कितना फैट है, तो उसमें किसका यूज़ करते हैं ब्यूटेरियोमीटर का। थर्मामीटर पता जान ही रहे हैं टेम्परेचर नापने में। एक है हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर क्या है तो ये जो है जल का घनत्व नापने के लिए हम लोग करते हैं। किसका घनत्व नापने के लिए जल का घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हाइड्रोमीटर। तो ये बता रहे थे आप लोग को हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से किसका माप करते हैं तो ये जल का घनत्व का मापन करते हैं। जल का घनत्व कैसे याद रखेंगे तो जल का घनत्व इसका इंग्लिश क्या होता है डेंसिटी। यहाँ पे हाइड्रोमीटर देखिए, हाइड्रोमीटर है ना, D से याद रखिएगा, यहाँ से HY
DRO हाइड्रो, तो डी से डेंसिटी इधर ड्रो हो जाएगा, हाइड्रो हो जाएगा, यानी हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है। एक आता है वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता, वायुमंडल की जो ह्यूमिडिटी मापा जाता है सापेक्षिक आर्द्रता, वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। हाइग्रो वो क्या है, हाइग्रो है, HYGRO, वो हाइग्रो है, ये हाइड्रो है। तो याद रहे कोई भी द्रव या कोई भी जल हो, यदि उसकी घनत्व मापना हो तो हम लोग हाइड्रोमीटर से मापेंगे, और वायु मंडल की आर्द्रता मापना हो तो वो हम लोग हाइग्रोमीटर से मापेंगे। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? क्या बोल रहा है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो ये गैलीलियो साहब ने किया। कभी कंफ्यूज न्यूटन और गैलीलियो में नहीं होना है। लेकिन गति का जो नियम दिए वो न्यूटन साहब दिए थे, लेकिन गति को सर्वप्रथम जो समझाया, अर्थात गति कहते किसको हैं, ये गैलीलियो साहब ने बताए। लेकिन ये गति के नियम कौन कौन से होते हैं वो न्यूटन साहब ने दिए, यानी न्यूटन साहब बताए गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, जिसे न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो पूछे एग्जाम में गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो गैलीलियो बताएंगे। लेकिन गति का नियम किसने दिया, तो ये न्यूटन साहब ने दिए। साथ ही साथ और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत भी दिए। क्या दिए, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत भी दिए। लेकिन गुरुत्वाकर्षण से पहले सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, ये बातें ब्रह्मगुप्त बताए थे। कौन बताए थे, ब्रह्मगुप्त बताए थे, ब्रह्मगुप्त साहब बताए थे। जिस प्रकार गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने समझाया, उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले जो बताया, अर्थात कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है तो वो ब्रह्मगुप्त साहब बताए। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिए वो न्यूटन साहब दिए। तो याद रहे गति का नियम की चर्चा आएगा तो न्यूटन साहब, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूटन साहब। लेकिन गति को सर्वप्रथम समझाया किसने, परिभाषित किसने किया, गति की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दिया, तो गैलीलियो। ब्रह्मगुप्त साहब क्या समझाए, तो जो गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो बातें न्यूटन साहब समझाए, इसके पहले ये ब्रह्मगुप्त साहब ही बता दिए थे कि कोई भी सभी सारी वस्तुएं क्या होती हैं, वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ये ब्रह्मगुप्त साहब बताए। लेकिन बेशक वो गुरुत्वाकर्षण नाम नहीं दे पाए, लेकिन उसका जो गुरुत्वाकर्षण का जो मेन मीनिंग होता है वो पहले ब्रह्मगुप्त साहब बताए। तो यहाँ से ध्यान रखना है, पूछेगा सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, ये बातें किसने बोली, तो ब्रह्मगुप्त साहब। लेकिन आपका गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूटन साहब। तो ये बातें आप लोगों को शायद याद रहेगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं की गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना है, 4:9। तो उनके वेगों का अनुपात बताइए। क्या दिया है, सबसे पहले देखना दिया क्या है, उसके बाद पूछ क्या रहा है। तो दिया है कि दो समान द्रव्यमान है, यानी जो दो वस्तुएं हैं दोनों का द्रव्यमान क्या है, समान है। और क्या दिया है, गतिज ऊर्जा का अनुपात दिया। तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा जो बराबर होता है वो होता है ½ mv² होता है। क्या होता है, ½ mv² होता है। दो समान द्रव्यमान दिया, यानी दो वस्तु है, तो पहला के लिए ये हो गया गतिज ऊर्जा, और दूसरा यहीं पे लिख लेते हैं दोनों का अनुपात 1/2, और फिर ये मान लेते हैं m1, ये m2 है, ये v1², ये v2² है। ये कितना दिया हुआ है, 4/9 दिया हुआ है। तो बोल रहा है दो समान द्रव्यमान है, तो m1 और m2 तो बराबर होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, वेगों का अनुपात। तो ये हो जाएगा v1/v2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 2/3। शायद ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। कितना हो जाएगा, 2/3, जो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसमें बस सीधी सी बात है, देखना है दिया क्या है, दो समान द्रव्यमान दिया है, दो समान द्रव्यमान दिया है, वस्तुओं की गतिज ऊर्जा दिया है, दोनों का अनुपात इतना है, और वेगों का अनुपात पूछ रहा है। तो द्रव्यमान दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो द्रव्यमान तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ बच जाएगा v1² क्या, v2² बच जाएगा। ये कितना है, 4/9 है। ये दोनों का यदि हम स्क्वायर कॉमन कर देंगे तो ये दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा कि ना, इस प्रकार लिखेंगे v1/v2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर कितना, 4/9। ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, और 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, इस प्रकार 2:3। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है। देखिए पकड़ना क्या है हमको, ये वर्ड अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो क्या होगा, तो वो सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं।
क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। यही वजह है कि वह सेब जो है उसी के साथ वो भी गतिमान हो जाएगा। तो दूसरे तरह से एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, एक सेब छोड़ा जाता है तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होता है, ऐसा क्यों? तो बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण, गुरुत्वाकर्षण वहाँ नहीं होने के कारण वो सेब क्या होता है, उसी यान के साथ वो भी चक्कर लगाते रहता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी पिंड का भार, सबसे पहले ये स्मॉल जी की बात करेंगे। ये स्मॉल जी का मान जो होता है वो क्या होता है, ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है। ध्रुवों पर क्या होता है, मैक्सिमम। कहाँ? तो पोल पे। पोल का हिंदी ध्रुव हो गया, यानी पोल पे क्या होता है, जी का मान मैक्सिमम होता है। भार का मतलब जो होता है वेट, डब्ल्यू बराबर होता है वो mg होता है। क्या होता है? mg होता है। बोल रहा है किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, तो हम जानते हैं जी का जो मान होता है वो ध्रुव पर मैक्सिमम होता है, जबकि 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, यहाँ पे जो जी का मान है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है, अर्थात 0 होता है। अब ये बताइए, पोल पे यदि भार की बात करेंगे तो यहाँ पे जी मैक्सिमम, तो जब जी मैक्सिमम तो डब्ल्यू मैक्सिमम होगा कि नहीं, क्योंकि डब्ल्यू और जी क्या है, दोनों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, यानी जी का मान बढ़ेगा तो डब्ल्यू का मान भी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। यहाँ पे एम अभी छोड़ देंगे। उसके बाद विषुवत रेखा पे डब्ल्यू की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी हमारा 0 है तो ये डब्ल्यू 0 हो जाएगा कि नहीं, यानी न्यूनतम हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा भार है वो ध्रुवों पर क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि जी मैक्सिमम होने के कारण। उसके बाद विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश हो, वहाँ पे जी क्या होता है, न्यूनतम होता है। यही वजह है भार भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो अब देखते हैं पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ये पोल पे जी का मान अधिकतम होता है तो भार वहाँ अधिकतम होगा, और 0 डिग्री अक्षांश पे जी का मान न्यूनतम होता है तो भार न्यूनतम होगा। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है जी, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। यही वजह है कि भार का मान भी सर्वाधिक होगा, क्योंकि भार बराबर होता है mg। क्या होता है, mg। विषुवत रेखा पर अधिक होगा, नहीं, विषुवत रेखा पर क्या होगा, न्यूनतम होगा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पूछे तो न्यूनतम क्यों होगा, क्योंकि छोटी जी का मान न्यूनतम होता है। मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है पिंड का भार और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है पिंड का भार। भार पूछे या स्मॉल जी का मान पूछे वही आंसर देना है, क्योंकि दोनों W बराबर mg होता है। W और mg दोनों में क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है। यदि ये बढ़ेगा, यदि g बढ़ेगा तो W बढ़ेगा। इस प्रकार शायद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है परमाणु के नाभिक के अवयव हैं, यानी परमाणु के नाभिक के सदस्य। अवयव का मतलब क्या हो गया, सदस्य हो गया, पार्ट हो गया इसका। तो हम लोग को पता है कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इसके कक्षा में कौन चक्कर लगाते रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन लगाते रहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक के अवयव हैं कौन कौन, तो न्यूट्रॉन और कौन सा हो जाएगा, प्रोटॉन। अब ये ऑप्शन कहाँ है देखेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं, तो नाभिक के अवयव में तो सिर्फ प्रोटॉन और कौन है, न्यूट्रॉन है। लेकिन परमाणु का मौलिक कण पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होगा, या आधारभूत कण पूछेगा तो। लेकिन नाभिक पूछेगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। ये प्रोटॉन पॉजिटिव कण होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है हमारा, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणात्मक कण होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है परमाणु का, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है, न्यूट्रल। एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने, यानी कि ठोस से वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया है वो सब्लिमेशन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और जिस पदार्थ का ठोस से वाष्प में बनता है उसे ऊर्ध्वपात बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपात बोलते हैं, सब्लिमेट बोलते हैं उसको। लेकिन ये क्रिया होने में, अर्थात ठोस से वाष्प बनने में जो ये क्रिया जो होती है इसको सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो पूछता है डेफिनेशन कि ऊर्ध्वपातन किसे बोलते हैं, तो बोलेंगे जब कोई ठोस पदार्थ डायरेक्ट वाष्प में बदल जाए,
यानी ठोस एक्चुअली इसको द्रव में होना चाहिए था, लेकिन द्रव में ना आके डायरेक्ट वाष्प में बदल जाता है, जिसे हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो अब ये बात है, बोलेंगे सर तो ये कौन कौन सा ऐसे पदार्थ हैं जो डायरेक्ट ठोस से वाष्प में बदल जाते हैं? तो ये कुछ कुछ पदार्थों का नाम हम लोग याद रखेंगे। जैसे कपूर फेमस है, कपूर, नेप्थालीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो डायरेक्ट ठोस से वाष्प में बदलते हैं, जो डायरेक्ट ठोस से क्या होते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन सा वैसे पदार्थ हैं, कपूर है, नेप्थालीन है, अमोनियम क्लोराइड है जिसे NH4Cl बोलते हैं, और एक नेप्थालीन है। यानी ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, वाष्प तो क्या है, गैस ही है ना, तो बोलेंगे ठोस का सीधे वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और वो जो पदार्थ वाष्प में बदलता है, वो ठोस पदार्थ जो वाष्प में बदल जाता है, उसे ऊर्ध्वपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपात बोलते हैं। और वैसे जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं, तो कपूर है, नेप्थालीन है, अमोनियम क्लोराइड है। और ये ऊर्ध्वपातन में गैस से बिना द्रव में आए डायरेक्ट ठोस में भी ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो शायद ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। बात करते हैं बाष्पीकरण की। तो बाष्पीकरण में क्या होता है, कोई द्रव वाष्प में बदलता है या कोई द्रव गैस में बदलता है। हिमीकरण का मतलब समझ ही रहे होंगे, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ होता है। करण मतलब हिम का बनना, बर्फ का बनना। तो द्रव से जब ठोस में बदलता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिमीकरण बोलते हैं। पिघलना, पिघलना क्या होता है, जब कोई ठोस द्रव अवस्था में आ जाए तो उसे पिघलना हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिघलना बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन बता ही दिए, तो याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग ऊर्ध्वपात का नाम, अर्थात जो डायरेक्ट ठोस से बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। और याद रखेंगे एग्जाम्पल में कपूर, नेप्थालीन और अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला ताकि ये लंबा चौड़ा जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको हम विदिन 2 सेकंड में कैसे बनाएंगे ये आपको बताते हैं। बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, पूछ रहा है किस तत्व का बारे में, धातु। यानी जब भी ऐसा दिया हो तो कैसे पहचानेंगे धातु। तो याद रखिएगा आज के बाद कि जब भी धातु की चर्चा करें और ऐसा ऑप्शन दिखे तो लास्ट में जब 1 दिख जाए या 2 दिख जाए या 3 दिख जाए, क्या दिख जाए, लास्ट में या तो 1 दिखे आपको या 2 दिखे या 3, आंख मूंद के मार दीजिएगा कि वैसा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण वाला जो फिगर होगा वो धातु ही धातु होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन में लास्ट में क्या है 8 होगा क्या, नहीं। लास्ट में क्या है 8 होगा क्या, नहीं। लास्ट में क्या है 7 होगा, नहीं। लास्ट में क्या है 2। हम क्या बताए थे, या तो 1 मिले आपको लास्ट में, या तो 2 मिले, या तो 3 मिले, तो वो हो जाएगा धातु। अब बोलेंगे सर अधातु कौन होगा, उसको कैसे पहचानेंगे। तो बोलेंगे देखिए जब 1, 2 और 3 के अलावा कोई और मिल जाए, जैसे आपको 4 मिले, 5 मिले, 6 मिले, 7 मिले, 4 को छोड़ दीजिए, जब लास्ट में 4 मिल जाए तो वो उपधातु होगा। आराम से उपधातु उसको लिखिएगा, क्या लिखिएगा, उपधातु। जब लास्ट में ऐसा फिगर हो और लास्ट में आपको 4 दिखे और आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक फिगर दे दे, बोले निम्नलिखित तत्वों में कौन उपधातु है, तो बिना कुछ सोचे समझे लास्ट में 4 दिखे आपको जहाँ, तो वही टिक कर देंगे कि वही आंसर होगा। उसके बाद 1, 2, 3 हो गया धातु के लिए, यानी लास्ट में 1, 2, 3 मिलेगा तो डायरेक्ट धातु टिक कर देंगे। और लास्ट में 4 मिलेगा तो उपधातु। अधातु कैसे टिक करेंगे, तो लास्ट में जब 5, 6 या 7 मिले, आपको क्या मिले, 5, 6 या 7 मिल जाए तो उसको क्या करेंगे हम लोग, 5, 6, 7, ये लास्ट में 8 भी लिख लीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। तो धातु के लिए क्या याद रखेंगे, मेटल के लिए याद रखेंगे लास्ट में या तो 1 दिखे, या तो 2, या तो 3 दिखे। नॉन मेटल के लिए, नॉन मेटल के लिए क्या दिखे, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8। ये चारों में से कोई भी दिख गया तो नॉन मेटल जैसे बोलेंगे। अच्छा पहला नॉन मेटल हो जाएगा। अब देख लीजिए 8, 2, 10, 10 में कौन आता है, आराम से पता कर सकते हैं। और यहाँ से नॉन मेटल के साथ साथ आप नोबेल गैस के भी बारे में पता कर सकते हैं। ये एक कैटेगराइज कर देते हैं, रुकिए। मेटल के लिए जब लास्ट में या तो 1, या तो 2, या तो 3 हो, एक पता कर लिए। उसके बाद उपधातु के लिए, उपधातु के लिए लास्ट में 4 दिखे तो नोबेल गैस की यदि पता करना होगा कौन नोबेल गैस होगा तो लास्ट में आपको 8 दिख जाए, क्या दिख जाए, 8 या 2 भी रहता है तो वो 2 छोड़ दीजिए, वो एक्सेप्शनल केस है हीलियम का। तो ये 8 आपको जहाँ जहाँ दिख जाए वो लास्ट में वो समझिए नोबेल गैस। देखिए 8, 2, 10 नियॉन है, सी में देखिए लास्ट में 8 है, जोड़िए तो 8, 8, 16 और 2, 18 ऑर्गन हो गया आपका। यहाँ पे देखिए तो ये दोनों नोबेल, ये तो नियॉन हो गया आपका पहला, क्योंकि सारे को जोड़िएगा जो इलेक्ट्रॉन होगा वही परमाणु संख्या भी होगा। तो यहाँ से नोबेल गैस भी पहचान सकते हैं जब लास्ट में आपका क्या हो, 8 हो,
संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो हमारा नोबल गैस हो जाएगा। उसके बाद क्या, नॉन मेटल। अधातु कैसे पहचानेंगे, जब लास्ट में या तो 5 दिखे या 6 दिखे या 7 दिखे, ठीक ना। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, अधातु हो जाएंगे। ये सब भी अधातु में ही आते हैं, लेकिन अधातु में ये नोबेल गैस ये सब हैं। तो 5, 6, 7 या 8 दिख जाए तो अधातु आराम से मार देंगे। देख लीजिए आपका 7 है बी में, अधातु हो जाएगा। 8, 7, 15, 2, 17 क्लोरीन है आपका। अब देखिए यहाँ पे 8 है, 8, 8, 16, 2, 18, ये भी अधातु, लेकिन अधातु का स्पेशल केस में ये नोबेल गैस है। 8, 2, 10, लास्ट में 8 है देखिए, तो ये अधातु हो जाएगा, लेकिन ये उसका स्पेशल केस, ये नोबेल गैस। तो क्या क्या इस क्वेश्चन नंबर 9 इसीलिए डाले कि क्या क्या सीखे। जब भी ऐसा फिगर हो और आपसे पूछे कि बताइए निम्नलिखित में कौन धातु है, निम्नलिखित में कौन अधातु है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, निम्नलिखित में कौन नोबेल गैस है, तो आराम से बता सकते हैं। धातु जैसे पूछेगा तो लास्ट में या तो 1 ढूंढेंगे या 2 या 3, ये तीनों में से कोई भी दिख गया आंख मूंद के टिक कर देंगे धातु। पूछेगा उपधातु बताइए, तो लास्ट में 4 जहां दिख गया उपधातु मार देंगे। पूछेगा कि बताइए अधातु, तो 5, 1, 2, 1 से 8 तक ही गिनेंगे, तो 1, 2, 3, 4 यूज हो ही गया, तो 5, 6, 7, 8 बज गया। ये चारों में से कोई भी मिल गया तो बोलेंगे अच्छा ये अधातु होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ होगा। अब लिख लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है। पदार्थ की चर्चा नहीं किया है, धातु की चर्चा किया है। कौन कठोरतम धातु है, तो जो कठोरतम धातु है वो हमारा कौन सा है, वो टंगस्टन है। कौन सा धातु है, तो वो हमारा टंगस्टन है। निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है, तो यहाँ कठोरतम धातु की चर्चा किया, पदार्थ की नहीं, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। एक मिनट, तो ये हो जाएगा हमारा टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल जो होता है वो डब्ल्यू होता है। क्या होता है, डब्ल्यू होता है। लेकिन यहाँ पे यदि आपसे पूछे कठोरतम अधातु, कठोरतम अधातु की चर्चा करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। बोलेंगे हीरा तो अधातु नहीं है, लेकिन हाँ जी अपरूप है, कार्बन का क्या है, एक अपरूप है। कठोरतम अधातु पूछे या पदार्थ पूछे या तत्व पूछे, कोई भी यदि तीनों में से ये बात करेगा तो आप हीरा आंसर देंगे। क्या आंसर देंगे, हीरा आंसर देंगे। यानी पूछेगा प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ तो बोलेंगे हीरा, प्रकृति का सबसे कठोरतम तत्व तो हीरा, क्योंकि तत्व में ही तो धातु सब आते हैं। अब कठोरतम अधातु तो हीरा, लेकिन कठोरतम धातु पूछेगा तो टंगस्टन मारेंगे। ये बातें आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा कि पूछेगा कि सबसे कठोर धातु कौन सा होता है, तो टंगस्टन होता है। और सबसे कठोर अधातु कौन सा होता है, तो हीरा होता है। या सबसे कठोर पदार्थ पूछे, या सबसे कठोर अधातु पूछे, या सबसे कठोर तत्व पूछे, हीरा आंसर देंगे आप। इस प्रकार शायद आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। यानी समुद्री जल है, समुद्री जल का मतलब खारा जल है, इसको क्या करना है, पीने योग्य बनाना है, शुद्ध जल बनाना है। तो बोलता है कि ये किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है या बदला जा सकता है। यानी खारे जल को, यानी मृदु जल में, यानी पीने योग्य जल में किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, तो वो उत्क्रमण प्रासरण के द्वारा। आप सुने होंगे आरओ, हम लोग लगाते हैं ना, देखते हैं, बोलता है आरओ लगा हुआ है क्या, यही आरओ का मतलब होता है रिवर्स। आर से होता है रिवर्स, ओ से होता है ऑस्मोसिस, और आर रिवर्स का हिंदी उत्क्रमण और ऑस्मोसिस का हिंदी प्रासरण। यानी यही रिवर्स ऑस्मोसिस के तहत समुद्री जल या खारे पानी के जल जो होते हैं उसको क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो आज के बाद याद रहे कि समुद्री जल हो, समुद्री जल तो खारा ही जल होता है, तभी तो पीने योग्य नहीं होता है। उसको पीने योग्य बनाने के लिए कोई ना कोई विधि के तहत उसे पीने योग्य बनाएंगे। तो ये उत्क्रमण रिवर्स ऑस्मोसिस के तहत क्या करते हैं, उसको शुद्ध जल में उसे रूपांतरित करते हैं। तो बोलेगा आज के बाद यदि क्वेश्चन आए कि समुद्री जल को शुद्ध जल में कैसे बदलते हैं, किस प्रक्रिया के तहत बदलते हैं, बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस के तहत, अर्थात उत्क्रमण प्रासरण के द्वारा बदलते हैं। या खारे जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है, तो आरओ के तहत बदला जाता है, उत्क्रमण प्रासरण के द्वारा। पूरा सुनेंगे, आरओ लगा रहता है स्टेशन में, अपने घर में भी आजकल लगाते हैं सब। फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि अशुद्ध जल से पेयजल बनाने के लिए कौन सा विधि का यूज करते हैं। तो उसमें जो हम लोग यूज करते हैं वो निर्लवणीकरण करते हैं। क्या करते हैं, निर्लवणीकरण, निर्लवणीकरण। ये विधि का कहाँ यूज करते हैं, तो कोई अशुद्ध जल हो, ये खारा जल नहीं है, ये कोई अशुद्ध जल हो तो उसको हमको पीने योग्य जल में बनाना हो, बदलना हो, परिवर्तित करना हो, तो निर्लवणीकरण विधि के तहत करते हैं। निर्लवणीकरण में क्या होगा, अशुद्ध जल को हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध जल में या पीने योग्य जल में बदलते हैं, निर्लवणीकरण के तहत।
फिर सुने होंगे फिटकरी का भी हम लोग यूज करते हैं। फिटकरी से क्या करते हैं, गंदे जल को शुद्ध करते हैं हम लोग। अशुद्ध जल यही हो गया, अशुद्ध जल हो गया हमारा, अशुद्ध जल को पीने योग्य बनाते हैं निर्लवणीकरण के द्वारा। लेकिन कुछ गंदे जल होते हैं जो ये सबसे ठीक नहीं होता है, तो उसको क्या करते हैं, फिटकरी हम लोग डाल के ठीक करते हैं। और इस विधि को हम लोग बोलते हैं अस्कंदन, यानी अस्कंदन या अपसादन बोलते हैं। जब फिटकरी डालते हैं तो 2-3 प्रकार की प्रक्रिया होती है। अस्कंदन, अपसादन क्या होता है, अपसादन सुने होंगे कि उसमें जो कचरा होता है वो क्या होता है, जो बर्तन होता है उसके नीचे जम जाता है और शुद्ध पानी हमारा ऊपर रह जाता है। इससे क्या करते हैं, गंदे जल को शुद्ध पीने योग्य पानी में बदल सकते हैं फिटकरी डाल के। तो फिटकरी की जहाँ चर्चा आएगा तो अस्कंदन याद रखिएगा कि फिटकरी डाल के अशुद्ध जल को जो शुद्ध करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अस्कंदन, अस्कंदन, या हम लोग क्या बोलते हैं, उर्नन बोलते हैं, या अपसादन उसको बोल सकते हैं। तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो तो लिख सकते हैं। इस प्रकार पानी से समझे, खारा जल को शुद्ध जल करते हैं, ये कौन सा विधि से, तो प्रासरण विधि से करते हैं। वो भी कौन सा प्रासरण विधि, तो बोलेंगे उत्क्रमण प्रासरण विधि से करते हैं, यानी रिवर ऑस्मोसिस के तहत। दूसरी बात, अशुद्ध जल को पीने योग्य जल बनाते हैं किस विधि के तहत, निर्लवणीकरण विधि के तहत हम लोग बनाते हैं। फिटकरी से बोलेगा जल को शुद्ध करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, अस्कंदन विधि से फिटकरी से जल को शुद्ध करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित जंतुओं में किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। 3 चेंबर वाला हृदय, 3 चेंबर वाला जो हृदय होता है वो किस जंतु का होता है, तो याद रखिएगा 3 चेंबर वाले जो हृदय होते हैं वो मेढक होता है हमारा, सांप और छिपकली। याद रखिएगा कौन कौन सा, मेढक, सांप और छिपकली। कौन सा, छिपकली। 4 वाला जो होता है वो 4 वाला होता है बंदर, बंदर में भी 4 चेंबर होता है। उसके बाद आपका मगर में, यानी मगरमच्छ जो होता है उसमें भी हमारा क्या होता है, 4 चेंबर होता है। तो ये बंदर हो गया, मगर में भी हमारा 4 हो गया, बंदर में हो। मछली की बात करते हैं तो मछली में हमारा कितना होता है, 2 होता है। मछली में कितना होता है, 2 होता है। और जो सबसे अधिक चेंबर जो होता है वो हमारा होता है कॉकरोच में। याद रखिएगा 13 होता है। कॉकरोच में कितना होता है, कॉकरोच में 13 होता है। तो इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे कि 3 चेंबर वाले कौन कौन से जीव जंतु हैं, तो मेढक हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गया। मेढक, सांप और क्या हो गया, छिपकली हो गया। ये इसमें क्या होते हैं हमारा 3 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर वाला कौन सा हो गया, जैसे हम लोग मानव हो गए, और बंदर का ही हम लोग क्या है, हमारे पूर्वज जो बंदर के टाइप ही थे तो वो भी बंदर में भी 4 चेंबर होते हैं। और एक मगरमच्छ याद रखना है, मगरमच्छ में 4, बंदर में 4 और मानव में 4। मानव बंदर तो याद रहेगा लेकिन मगरमच्छ को ज़्यादा याद रखना है क्योंकि वो भूलने वाली बातें हैं। मछली में 2 चेंबर होती है। 3 चेंबर वाला कौन कौन सा हो गया, मेढक और सांप जो पानी में भी रहता है और स्थल में पर भी रहता है, तो मेढक सांप हो गया। और एक या इसमें याद रखना है छिपकली का। तो ये 3 याद रखना है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 12 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो याद रखिएगा WBC। W से वाटर हो गया, B से विटामिन B और B कॉम्प्लेक्स हो गया, और विटामिन C, यानी वाटर में जो सोल्यूबल विटामिन होगा वो B कॉम्प्लेक्स होगा, होता है ना, विटामिन B1, B2, B3, B6, B7, B12 पढ़ते हैं। तो ये सब B का जितना पार्ट पुर्जा होगा, B का जितने बाल बचे सब जो विटामिन होंगे वो सब के सब पानी में घुलनशील होंगे, और विटामिन C भी घुलनशील होंगे। तो ये याद रखिएगा WBC। WBC क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, अर्थात W से वाटर। WBC वो रक्त वाला नहीं, ये W से वाटर, B से B कॉम्प्लेक्स, यानी B कॉम्प्लेक्स करने का मतलब B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B11 जो B12 है, ये सब याद रखिएगा। तो B और C विटामिन क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील कौन हो जाएगा, विटामिन C हो जाएगा, और ये विटामिन B भी हो जाएगा आपका, और विटामिन C भी होगा। अब बात करते हैं विटामिन A, तो इसमें दोनों ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन B और विटामिन C। अब बात विटामिन A की है, तो याद रखिएगा एडेक, ADEK, ये सब बसा में घुलनशील होता है। किस में घुलनशील होता है, बसा में। तो याद रखिएगा बसा में घुलनशील विटामिन कौन सा, तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, यानी कि B और C छोड़कर जो भी विटामिन है वो हमारा बसा में घुलनशील होगा। एडेक कहाँ घुलनशील होगा, बसा में। BC कहाँ घुलनशील होगा, W में, यानी वाटर में। इस प्रकार 13 नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। तो आप लोग को बताए थे अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में क्या किया जाता है, पेयजल तैयार किया जाता है। अभी जस्ट आप लोगों को हम बता रहे थे, निर्जलीकरण नहीं, निर्लवणीकरण होगा। यहाँ पे क्या होगा, निर्लवणीकरण होगा।
अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किया जाता है। उसके बाद फिटकरी यूज करते हैं तो वह स्कंदन कहलाता है। और खारे या समुद्री जल को शुद्ध जल में बनाया जाता है किससे, तो रिवर्स ऑस्मोसिस के तहत, उत्क्रमण प्रसरण विधि के तहत। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। गैस की बात किया है, किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन। चलिए इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इसमें 4 चीज़ें याद रखेंगे हम लोग। यदि रसायन की बात करेंगे तो इथेफॉन याद रखेंगे। इथेफॉन भी एक रासायनिक पदार्थ है जो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाते हैं। बोलता है ये कैसे पकाता है सर, तो बात ये है, क्या किया जाता है, इथेफॉन को पानी में घोला जाता है और पानी में घोलने के बाद क्या किया जाता है, कच्चे फल पे छिड़क दिया जाता है। छिड़कने के बाद उससे एक गैस निकलती है, जिस गैस का नाम होता है एथिलीन, जिसका केमिकल फार्मूला C2H4। यही एथिलीन एक पादप हार्मोन भी है और यही एथिलीन क्या करता है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में यूज होता है। या तो नेचुरल ढंग से जो हमारे पेड़ पौधे में फल पकते हैं वो जो पादप हार्मोन है वो कौन सा है, यही एथिलीन है। और यदि कच्चे पेड़ से कच्चे फल तोड़ लेते हैं तो उसको तो पकाना है हमको, तो वहाँ आप तो तोड़ लिए तो एथिलीन मिलेगा कहाँ से, तो एथिलीन का ये सब सोर्स है। कौन, इथेफॉन एथिलीन गैस निकालने का एक सोर्स होता है। ये एक रासायनिक पदार्थ है। इसको जब पानी में घोलते हैं और कच्चे फल पर छिड़क देते हैं तो उससे एक गैस निकलती है जिसका नाम होता है एथिलीन। और एथिलीन को एथिन भी बोलते हैं हम लोग। एथिन IUPAC नाम हो गया और ये एथिलीन कॉमन नाम हो गया, इसका समान नाम हो गया। तो याद रखिएगा, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए 2 गैसें हैं, एक तो एसिटिलीन गैस है, एक एथिलीन गैस या एथिन गैस है। तो हम लोग ध्यान देंगे, ये जो एसिटिलीन गैस निकलती है वो किससे निकलती है, तो हम लोग गाँव में सुने होंगे तो बोलता कार्बेट ला के रख दो तो पक जाएगा। क्या ला के रख दो, कार्बेट ला के रख दो तो वो पक जाएगा। तो कार्बेट से क्या होता है, यही एसिटिलीन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, एसिटिलीन गैस निकलता है। कैल्शियम कार्बाइड, जिसको हम लोग कार्बेट को बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड को जब क्या करते हैं, कच्चे फलों के बीच में रख देते हैं तो ये क्या करता है, वायुमंडल से नमी को सोखता है और सोखने के बाद एक गैस निकलती है जिस गैस का नाम होता है एसिटिलीन, जिसका केमिकल फार्मूला होता है C2H2 होता है। ये भी कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पचाने का कार्य करता है। लेकिन सरकार ने इस पर बैन लगाया, इसलिए बैन लगाया क्योंकि इस कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक और फास्फोरस जैसे कुछ विषैले क्या होते हैं, इसमें तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये सब पे सरकार बैन लगा दिए हैं कि आप कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से नहीं पकाना है, कैल्शियम कार्बाइड का यूज नहीं करना है, क्योंकि इससे गैस एसिटिलीन निकलती है जो उसे पका देती है। लेकिन इस कैल्शियम कार्बाइड में क्या होता है, आर्सेनिक और फास्फोरस जो विषैले तत्व पाए जाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड भी एक रासायनिक पदार्थ हो गया। इससे कौन सा गैस निकलता है, एसिटिलीन। इथेफॉन से कौन सा गैस निकलता है, एथिन या एथिलीन निकलता है। यानी कि गैस 2 हो गया और रासायनिक पदार्थ 2 हो गया। हमारा गैस की चर्चा करेंगे तो 2 हो गया, एक हो गया C2H4 जिसको एथिलीन, जिसको क्या बोलते हैं, एथिलीन या एथिन बोलते हैं। दूसरा ये गैस किससे उत्पन्न होता है, तो ये गैस हमारा इथेफॉन से। इथेफॉन पे भी सरकार बैन लगाया है, बोला कि इसका भी आप यूज नहीं कर सकते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। एक गैस निकलती है हमारा कैल्शियम कार्बाइड से, वो गैस का नाम है C2H2 जिसको एसिटिलीन बोलते हैं। तो याद रखिएगा 2 रासायनिक पदार्थ, चारों में से कोई भी दे देगा निम्नलिखित में से कौन कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में यूज करते हैं, दे देगा ऑप्शन में इथेफॉन। और एसिटिलीन और एथिलीन और कैल्शियम कार्बामाइड रहेगा ही नहीं। तो ज़्यादा ये नहीं सोचना है क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत दिया हुआ है इसमें, नहीं। इथेफॉन से क्या कौन सी गैस निकलती है, जब पानी में घोलते हैं और छिड़क देते हैं कच्चे फल पे, तो एथिलीन ही गैस निकलती है, समझे। तो 2 गैस याद रखना है, एथिलीन और एसिटिलीन। एथिलीन को एथिन भी बोलते हैं। केमिकल फार्मूला बता दिए, C2H4, एसिटिलीन का C2H2। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्त समूह की खोज किसने किया। रक्त समूह का खोज, जैसे A हो गया, B हो गया, AB हो गया, O, यही तो ब्लड ग्रुप है, रक्त का समूह है। यानी कि ABO सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, ABO सिस्टम जो खोज किया वो किसने किया, तो कार्ल लैंडस्टेनर ने किया। ये रक्त समूह का जो खोज किया वो कार्ल लैंडस्टेनर ने किया। तो विलियम हार्वे ने किया, क्या किया, तो रक्त परिवहन की, रक्त परिसंचरण की खोज किया। ये ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसकी खोज किया किसने, विलियम हार्वे ने किया। लैंडस्टेनर ने किसका खोज किया, तो ये AB और O, यानी ABO सिस्टम बोलते हैं। ABO सिस्टम का जो खोज किया वो किसने किया, वो कार्ल लैंडस्टेनर ने किया, अर्थात रक्त समूह का खोज किया। उसके बाद विलियम हार्वे ने क्या किए, ये रक्त परिसंचरण का खोज किए। किसका खोज किए, रक्त परिसंचरण का खोज किए। तो याद रखिएगा रक्त समूह की खोज की चर्चा करेगा तो कार्ल लैंडस्टेनर, लेकिन रक्त परिसंचरण, रक्त जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसका खोज विलियम हार्वे किया। रॉबर्ट कोच ने क्या किए, तो हैजा के टीके का खोज किए। उसके बाद टीबी के टीके का खोज किए। उसके बाद ये एंथ्रेक्स भी बोलते हैं, एंथ्रेक्स रोग है उसका भी उपचार का ये
क्या किए, मतलब उसका भी निदान, उपचार के लिए निदान का व्यवस्था किए। तो इस प्रकार रॉबर्ट कोच में याद रखना है हैजा के टीके का खोज, उसके बाद और किसका, टीबी का और एंथ्रेक्स का, ये 3 याद रखिएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसका खोज किए, तो ये किए आपका पेनिसिलिन, एक एंटीबायोटिक दवा है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक दवा है, उसका खोज किए। आपको एंटीबायोटिक दवा का नाम पिछला वीडियो में आप लोग को हम बताए थे, जैसे पेनिसिलिन हो गया, उसके बाद टेट्रासाइक्लोन हो गया, उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ये सब आपका एंटीबायोटिक दवा था। शायद ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 17 है प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है, तो ये प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष में जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो बोला जाता है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय कर लेती है, यानी वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय कर लेती है उसे प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। किलोमीटर में भी लिख सकते हैं इसको, यदि हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो। यही वजह है कि खगोलीय दूरियां जो है अक्सर प्रकाश वर्ष में ही मापा जाता है। अब एक और आता है कि पार्सेक, पार्सेक का नाम सुने होंगे, पार्सेक, इंग्लिश में कम हिंदी में ज़्यादा। इसमें 2 शब्द मिलकर बना है पार्सेक, एक PAR से पार, SEC से सेक। पार्सेक का जो मतलब होता है वो पैरालैक्टिक होता है। क्या होता है, पैरालैक्टिक, PARALLACTIC, ऐसे से सेकंड, पैरालैक्टिक सेकंड बोलते हैं। पार्सेक को क्या बोलते हैं, पैरालैक्टिक सेकंड बोलते हैं, शॉर्ट में पार्सेक बोलते हैं। हिंदी में ये लिखा आता है पार्सेक, लेकिन ये इंग्लिश का ही ये क्या है, नाम, बदला हुआ नाम है। पार्सेक भी जो होता है वो भी दूरी का मात्रक होता है। तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो एक पार्सेक बराबर जो होता है, एक पार्सेक बराबर जो होता है वो होता है आपका 3.0857 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। कितना होता है, 16 मीटर। तो ये रिलेशन अक्सर पूछा जाता है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक और पार्सेक भी दूरी का, लेकिन पार्सेक और प्रकाश वर्ष में रिलेशन पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। तो एक पार्सेक बराबर जो होता है वो 3.262 प्रकाश वर्ष होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, तो 3.26 होता है। कितना होता है, 3.26। ये कैसे आएगा, तो आप ये दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा। अब देखिएगा ये आपका आंसर आ जाएगा। 3.0857 में आप डिवाइड कर दीजिएगा आपका 9.46 से, तो ये आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा 3.262 प्रकाश वर्ष। ध्यान रखिएगा, तीनों डाटा याद रखिएगा। एक पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.262 प्रकाश वर्ष होता है, और पार्सेक और प्रकाश वर्ष दोनों दूरी की इकाई है। अब क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे 18 का। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, निम्नलिखित में कौन वास्तविक मीन है। मीन और मछली एक ही होता है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। वास्तविक मीन है या मछली है, तो ये वास्तविक मछली का नाम आपको हम एक छोटा सा ट्रिक के साथ बताते हैं। ट्रिक नहीं बोलिए, शायद इसको समझ लेंगे। याद रखिएगा, पैडल पाइप फिश, पैडल पाइप फिश। दूसरा गोल्डन ग्लोब फिश। तीसरा फ्लाइंग कैट फिश। अब देखिए इसमें 2 है, पैडल पाइप, तो पैडल फिश और पाइप फिश, ये दोनों के दोनों कौन सा है, वास्तविक मछली है। गोल्डन ग्लोब फिश लिखे हैं, एक्चुअली गोल्डन नहीं होता है, गोल्ड होता है, तो गोल्डन इसको बना दिए गोल्डन ग्लोब। तो गोल्डन फिश और ग्लोब फिश, ये इसमें नाम में 2 नाम है। जैसे पैडल पाइप में पैडल फिश और पाइप फिश, दोनों क्या है, वास्तविक मछली। उसी तरह गोल्ड फिश यानी गोल्डन फिश और ग्लोब फिश दोनों वास्तविक मछली। फ्लाइंग कैट फिश, कैट मतलब बिल्ली, देखते हैं उड़ते हैं, फ्लाई करता है, तो फ्लाइंग फिश और कैट फिश, ये दोनों का दोनों क्या है, वास्तविक मछली है। तो टोटल 6 मछली बताए, पैडल पाइप फिश, तो पैडल फिश और पाइप फिश वास्तविक मछली। गोल्डन ग्लोब फिश, गोल्डन नहीं होकर गोल्ड है, गोल्ड फिश और ग्लोब फिश दोनों क्या है, वास्तविक मछली है। फ्लाइंग कैट फिश, बिल्ली उड़ती है, तो फ्लाइंग फिश और कैट फिश क्या हो गया, वास्तविक मछली। इस प्रकार 6 मछलियां का नाम आपको बताए जो क्या है, वास्तविक मछली है। आप सिर्फ वास्तविक मछली का उदाहरण याद करके रखिए, जो मछली नहीं है, वास्तविक मछली नहीं है, उसको याद नहीं रखना। जो वास्तविक है उसको याद रखिए, ऑप्शन वहाँ छाट लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। एक और याद रखिएगा, समुद्री घोड़ा का नाम सुने होंगे।
समुद्री घोड़ा इसी को बोलते हैं, या इसी को अश्वमीन बोलते हैं। अश्व मतलब घोड़ा और मीन का मतलब मछली। इसका मतलब जो समुद्री घोड़ा है वो क्या है, मछली है, अश्वमीन है। और इसी को हम लोग बोलते हैं हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस। यानी हिप्पोकैम्पस क्या है, एक वास्तविक मछली है। हिप्पोकैम्पस क्या है, वास्तविक मछली है, जिसको अश्वमीन या समुद्री घोड़ा, एग्जाम में पूछता है समुद्री घोड़ा किसे बोलते हैं, तो हिप्पोकैम्पस को बोलते हैं। और ये समुद्री घोड़ा एक वास्तविक मछली भी है। तो इस प्रकार वास्तविक मछली का उदाहरण आपको 7 बता दिए। गोल्डन ग्लोब 4-5 बार बोलिएगा, लिख लीजिएगा, सदा के लिए याद रहेगा। गोल्डन ग्लोब फिश, तो यानी गोल्डन ग्लोब फिश में 2 फिश, गोल्डन फिश, ग्लोब फिश, पैडल पाइप फिश और पाइप फिश, 4 मछली। उसके बाद और आपको बताए फ्लाइंग कैट फिश और कैट फिश क्या हो गए, सब के सब वास्तविक मछली है। एक समुद्री और ये और एक 2 है जो कि फिर आएगा सेट में, तो आपको हम बता देंगे। इस प्रकार लगभग 7 को आपको वास्तविक मछली का नाम बताया, आप कभी नहीं भूलेंगे। और जो मछली नहीं है उसको याद नहीं रखना, जो मछली है उसको याद रखिए, सारा बन जाएगा। जैसे आप ऑप्शन में देखिए, निम्नलिखित में कौन वास्तविक मछली है, तो अब देखिए रजत मीन क्या 7 में अभी बताए, ये बताए नहीं, कैट फिश बताए, फ्लाइंग कैट फिश, तो कैट फिश है वास्तविक मछली में बताए, फ्लाइंग फिश, कैट फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, पैडल फिश, पाइप फिश, उसके बाद समुद्री घोड़ा जिसे अश्वमीन भी बोलते हैं या हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। इस प्रकार वास्तविक मछली आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, यानी सबसे अधिक जो है क्रियाशील धातु, क्रियाशील मतलब जो तुरंत रिएक्शन कर ले दूसरे तत्वों के साथ। तो याद रखिएगा प्रथम 3 आप कनाका याद रखिएगा, KNACA, कनाका। के से हो गया पोटेशियम, एन से हो गया सोडियम, एन से क्या हो गया सोडियम, के से पोटेशियम, सी से कैल्शियम। ये हो गया प्रथम 3 वैसा तत्व जो अधिक क्रियाशील होता है। कनाका याद रखिएगा, KNACA। पहला सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम, दूसरा सोडियम, तीसरा कैल्शियम। उसके बाद नीचे से 3 याद रखिए, नीचे से 3 याद रखना है, कौन कौन सा, तो नीचे से 3 सबसे लास्ट में सोना, इसके ऊपर चांदी और इसके ऊपर चांदी Ag और इसके ऊपर पारा। याद रखिएगा, हाँ जी Ag और हम, तो ये आपका 3 नीचे से 3, यानी सबसे कम जो रिएक्टिव होगा वो सोना और सबसे अधिक जो रिएक्टिव होगा वो कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम। कनाका याद रखिएगा, ये ऊपर से 3 है, ये नीचे से 3 है, सोना, चांदी और पारा। इस प्रकार आप याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सबसे अधिक क्रियाशील धातु की चर्चा किया है, तो बताइए सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है। और बताइए कनाका में तीनों में ऊपर कौन है, आयरन की तो चर्चा नहीं है, बीच में है, तो ये आपका तीनों में ऊपर कौन है, पोटेशियम। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम। दूसरा सोडियम, यानी नेट्रियम, सोडियम और सी से कैल्शियम। इस प्रकार याद रहेगा आप लोगों को। और नीचे से 3 बता दिए, सबसे कम क्रियाशील वो हो जाएगा आपका सोना, उससे अधिक क्रियाशील थोड़ा चांदी, उससे अधिक पारा, और बीच में बहुत सारे आते हैं, तो लास्ट का 3 और सबसे ऊपर का 3 याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। आपको बताए थे कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाएगी वो हाइग्रोमीटर से, और जबकि हाइड्रोमीटर से बताए थे किसी द्रव या जल की घनत्व मापा जाता है। घनत्व का इंग्लिश होता है डेंसिटी, और डेंसिटी डी से स्टार्ट होता है, और इसमें डी आपको दिख रहा है हाइड्रोमीटर। तो जब भी आएगी हाइड्रोमीटर की बात तो कोई भी द्रव या जल की घनत्व मापा जाएगा, जबकि हाइग्रोमीटर, बहुत एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है कि हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर क्या है। तो हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है। सापेक्ष क्या मापा जाता है, आर्द्रता। जबकि हाइड्रोमीटर कोई भी जल या द्रव पदार्थ हो उसका क्या किया जाता है, डेंसिटी मापा जाता है। यहाँ डी से डेंसिटी पकड़ लेंगे, हाइड्रो में डी है, डी से डेंसिटी मतलब ये घनत्व मापेगा। बाकी वाला हाइग्रोमीटर ऑटोमेटिक याद रहेगा कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाएगी। अब लैक्टोमीटर है, तो आप लोग को बताए थे दूध को जो मापा जाता है, दूध का जो घनत्व मापा जाता है वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है कि दूध क्या है, कितना पतला है, कितना गाढ़ा है, ये लैक्टोमीटर से। और बताए थे एक और आप लोगों को ब्यूटरी मीटर बताए थे। ब्यूटरी मीटर क्या करता है, दूध से जो भी उत्पाद बनते हैं उसमें कितना बसा है वो ब्यूटरी मीटर से हम लोग मापते हैं। इस प्रकार आप लोगों का ये समाप्त हो गया, सारा का सारा क्वेश्चन समाप्त कर दिए 1 से लेकर 20 तक। तो शायद आप लोग इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे और देखेंगे वीडियो, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट लगे उसको नोट कर लेंगे और इसे बार बार देखने की कोशिश करेंगे। शायद कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा। कल हम तीसरे सेट के साथ आएंगे और ये इस सेट से आप अपना स्कोर चेक कर लेंगे कितना सही कितना गलत हो रहा है। फिर मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ, अर्थात तीसरे सेट के